प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त टी आर शर्मा आज उपस्थित हूँ आपकी ऑनलाइन कक्षा 11 हिंदी में। अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी दूसरी पुस्तक है उसमें से हमने 4 प्रकरणों को पढ़ लिया है और इनका अब हम थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं तो जांचते हम कितना समझ पाएँ इस प्रकरण को। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इन चारों प्रकरणों का एक पुनरावलोकन आपके साथ करने वाला हूँ और अंत में हम थोड़ा सा अपना एक मूल्यांकन करेंगे। तो आप ये मत समझिए कि मूल्यांकन या टेस्ट या परीक्षा, क्योंकि इससे थोड़ा सा डर सभी को लगता है कि इसके कोई अंक हमारे कहीं जुड़ने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ओपन बुक टेस्ट आपका रहेगा, अर्थात आप किताब बिल्कुल खोल के रखिए अपने मुँह के पास, जो भी आपकी शिक्षण सामग्री है, और आप उसका अध्ययन कीजिए। जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मालूम तो आप बिल्कुल अपना समय लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर आप चिन्हित कीजिए। और मैं चाहता हूं जैसे 20 अंक का हमारा ये मूल्यांकन रहने वाला है तो 20 के 20 अंक आपके आएँ और आएंगे भी ज़रूर। थोड़ा सा बस आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपनी पाठ्य सामग्री की ओर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम 3 इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। मैं तीसरी किताब की आपको बात कर रहा हूँ, जो हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला जो हमारा इसमें इकाई है जन संचार माध्यम। इसमें हमने संचार क्या होता है, संचार के तत्व कौन कौन से हैं, संचार के कितने प्रकार होते हैं और जन संचार की विशेषताएं क्या होती है और संचार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, जन संचार के कार्य क्या होते हैं और भारत में जन संचार माध्यमों का विकास किस तरह से हुआ और वो कौन कौन से हैं, तो और इनका प्रभाव क्या है जन संचार माध्यमों का। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं संचार के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मोटी सी परिभाषा अगर हम समझे संचार को, संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या जाना। तो यहाँ पर हम चलना, किसी वस्तु के चलने या जाने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विचारों के चलने की। मतलब अपने मन के विचारों को जब हम दूसरों तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तो किसी माध्यम का हम प्रयोग करते हैं और किसी माध्यम के ज़रिए वो दूसरे तक वो विचार पहुँचता है, तो उसी को हम संचार कहते हैं। मतलब विचारों का एक आदान प्रदान को ही हम यहाँ पर संचार कहेंगे। तो संचार के जो माध्यम होते हैं वो कौन कौन से, तो बहुत सारे माध्यम हैं देखो संचार के, जिसके माध्यम से हम बोल करके भी अपना संचार करते हैं, लिख करके भी करते हैं, मौखिक रूप में करते हैं, लिखित रूप में करते हैं, या किसी और माध्यम का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया। तो उसमें अपने विचार ही तो पहुँचाते हैं ना दूसरे तक। तो ये जन संचार के कुछ माध्यम हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों, ये जो संचार के हमारे जो माध्यम हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तो व्यक्तिगत संचार माध्यम होते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ते हैं। तो जैसे हम पत्र किसी को लिखते होंगे तो किसी एक विशेष व्यक्ति को पत्र लिखते हैं। हम मोबाइल फ़ोन से टेलीफोन डायल करते हैं, अब हमने बात करनी है तो किसी एक व्यक्ति से हम बात करते हैं। तो ये तो एक व्यक्तिक जो संचार माध्यम हो गए। तो कुछ एक संचार माध्यम ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष को ना होकर के पूरे समाज या पूरे समूह के लिए होते हैं, एक पूरी सोसाइटी के लिए कहने का तात्पर्य होते हैं। तो ऐसे संचार माध्यमों को हम जन संचार माध्यम कहते हैं, जिसमें जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये हमारे जन संचार के माध्यम, इनको हम जन संचार के माध्यम कहेंगे। तो अधिकतर हम जन संचार माध्यम के बारे में इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के तरह से समझाना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, परीक्षा में भी आता है, तो आपको जानना भी ज़रूरी है कि जो संचार की जो प्रक्रिया है वो किन किन तत्वों से होकर के गुजरती है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया। देखो, पहले तो स्रोत या संचारक, ये आप देख रहे होंगे, स्रोत या संचारक। तो किसी व्यक्ति के मन में या विचार आता है, उसको एक बात कहनी होती है, दूसरे तक पहुंचानी होती है, तो वो तो स्रोत हो गया। मतलब वहाँ से वो विचार उत्पन्न होता है, सबसे पहले इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसको हम संचारक का नाम या स्रोत का नाम कहेंगे। तो फिर क्या करेगा कोई भी व्यक्ति जिसके मन में कोई विचार है दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, वो क्या करेगा, पहले संदेश के बारे में सोचेगा
अब संदेश के बारे में सोचेगा, उसको वो एनकोड करने की कोशिश करेगा। कुटीकृत जिसको हम कहते हैं, कुटीकृत अर्थात कि जो समझने वाला, जिस तक आपने वो संदेश पहुंचाना है, वो किस भाषा में उसको समझता है, तो उसको एनकोड करना पड़ेगा उस भाषा में उस संदेश को। उसके बाद वो किसी माध्यम का प्रयोग करेगा। माध्यम अर्थात किस माध्यम के द्वारा वो संदेश पहुंचाना चाहता है प्राप्तकर्ता तक। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, या कोई यांत्रिक माध्यम भी तो हो सकता है वो पर यंत्र का, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, दूसरे कुछ माध्यम होते हैं, हमारे डिवाइस होते हैं, उसके माध्यम से वो प्राप्तकर्ता तक अपने संदेश को पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक शोर भी लिखा है ऊपर। शोर का मतलब जब संदेश और माध्यम के बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसको हम शोर कहते हैं। कई बार थोड़ा सा जो हमारा माध्यम है वो संदेश को भली भांति प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचाता है, तो उसी को हम शोर का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। बाधा जिसे हम कहेंगे, तो वो बाधा उत्पन्न होती है। ये बाधा जितनी कम होगी प्राप्तकर्ता तक संदेश उतना ही अच्छी तरह से पहुंचेगा। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाना। तो इसका जो अंतिम तत्व होता है वो होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता जब संदेश उस तक पहुंचा या नहीं, तो उसकी पुष्टि होती है फीडबैक से। प्राप्तकर्ता एक वापसी, एक प्रतिपुष्टि देगा, फीडबैक देगा, और या स्रोत या संचारक तक उस अपनी बात को पहुंचाएगा, हाँ या ना, या किसी तरह का भी हो सकता है। तो अपनी बात को, अपनी प्रतिपुष्टि को वो देता है स्रोत या संचारक तक, और स्रोत या संचारक उस प्रतिपुष्टि के हिसाब से फिर अपने संदेश को देता है या पहुंचाता है। अगर तो प्राप्तकर्ता तक पूरा उसका संदेश जैसा वो चाहता था पहुंच गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर से अपने संदेश को फिर से थोड़ा सा उसको ठीक करता है। उन शोर या बाधा अगर उत्पन्न होगी, उसको ठीक करने का वो प्रयास करता है। तो ये थोड़ा सा हमारे संचार प्रक्रिया के बारे में आपको बताया, इसको आप समझ लें। तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा मोटे तौर पर यही था हमारा। तो जन संचार माध्यम की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या विशेषता रहती है और इनके क्या कार्य रहते हैं जन संचार माध्यम के। तो देखो, जन संचार में रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गए, तो आजकल इंटरनेट है, तो ये बहुत बड़ा कार्य करते हैं हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र देश के लिए। तो ये आप जानते होंगे, क्योंकि संचार के बिना तो हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा बिल्कुल जैसे कि हमारी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हम दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। तो ये पूरा काम करते हैं, सूचना पहुंचाने का काम, या फिर आपका मनोरंजन ही क्यों ना हो, तो ये सारी बातें संचार के माध्यम से होती है। तो इसमें ज़्यादा कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, इसके बारे में भली भांति आप समझते होंगे, और अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम इन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो ये जन संचार के कार्य कुछ मोटे तौर पर दिए हैं। सूचना देना होता है, दूसरों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, शिक्षित भी करते हैं जन संचार माध्यम, मनोरंजन भी करते हैं, एजेंडा भी तय करते हैं। एजेंडा मतलब भी किस तरह का काम कोई होना चाहिए। आपने देखा कि बड़ी बड़ी डिबेट्स जो है टीवी पर होती है या वैसे खुले मंच पर होती है, तो वो संचार माध्यम के द्वारा ये एजेंडा भी तय हो जाता है। निगरानी भी करता है संचार माध्यम। जन संचार माध्यम है या कोई सरकार के कार्य हैं किसी प्रकार के, उस पर निगरानी भी रखता है कि ठीक से हो भी रहा है कि नहीं, लोगों तक उस बात को पहुंचाता है। और विचार विमर्श तो होता ही है जन संचार माध्यम के, बड़ी बड़ी जैसे वाद विवाद उसमें होता है, और पैनल बिठाए जाते हैं और लोगों तक वो बात पहुंचाई जाती है और निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। ऐसी कई सारी बातें वहाँ पर बताई जन संचार माध्यम के कारण ही संभव हो पाई है। तो भारत में किस तरह से विकास हुआ उसको आप देख लेना है, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, तो मैं सिर्फ आगे ही चल रहा हूँ। ये कुछ पुरानी कटिंग आपको दी गई है। तो मैं दूसरी उस इकाई पर आ जाता हूँ। दूसरी इकाई में हमने डायरी लिखने की कला के बारे में पढ़ा था कि डायरी किस तरह से लिखी जाती है, डायरी है क्या। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे डायरी से आप भली भांति परिचित है, भले ही हम लिखते नहीं होंगे पर आदत डाल देनी चाहिए लिखने की। तो डायरी एक नितांत एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, मतलब एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें हम अपने मन की बात को, मन के विचार को लिखते हैं। जिस बात को हम किसी के साथ शेयर नहीं ना करना चाहते, तो उस बात को हम डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है। आप चाहते हैं मैं किसी के साथ नहीं, अपना आपका चाहे क्लोज आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उसको भी आप नहीं बताना चाहते हैं, तो अंदर ही अंदर रह जाती है, आदमी घुट कर के रह जाता है। तो ज़रूर आप अपनी उस बात को, उस विचार को, उस अनुभूति को, उस अनुभव को आप डायरी पर लिखिए, और वो आपकी डाइजेस्ट कर लेगी, वो किसी को बताएगी भी नहीं आपकी डायरी, किसी को आपकी बात। तो डायरी में एक विशेष चीज़ रहती है, इसमें हम तिथियों को अंकित करते हैं, विचार को अपने क्रम से आने देते हैं। इसमें कोई हम एक बनावटीपन नहीं लाते हैं, अर्थात सहज भाव से जो विचार हमारे
मन में उठता है, हमारे दिमाग में आता है, ठीक उसी भाव से हम अपने उस विचार को डायरी में अंकित कर लेते हैं। इसमें कोई हैंडराइटिंग का, बर्तनी का या व्याकरण के त्रुटियों की ओर बिल्कुल नहीं जाते हैं। जिस तरह से आपने शब्दों को लिखना है सिर्फ समझ आना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पढ़नी तो आपने ही है ना वो डायरी, आप किसी को पढ़ाने थोड़ी। प्यारे बच्चों, हम डायरी वाला विषय हम लगातार जारी रखते हैं। तो डायरी में हम देख रहे थे कि डायरी एक बिल्कुल व्यक्तिगत और नितांत पर्सनल एक हमारा दस्तावेज़ है, जिसमें अपने मन के विचारों को, अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, घटनाओं को लिखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि डायरी बिल्कुल एक व्यक्तिगत दस्तावेज़ है। हो सकता है आने वाले समय में आपका ये दस्तावेज़ एक इतिहास की वस्तु बन जाए और आप उस डायरी के माध्यम से आप उस समय के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे आने वाली पीढ़ियाँ। तो इसीलिए डायरी ज़रूर लिखिए। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर एक एनी फ्रैंक एक लड़की है, उसका एक उदाहरण लेते हैं कि उसने डायरी लेखन का कार्य किया था। तो उसके देश जर्मनी में जहाँ पर वो पैदा हुई थी, वहाँ पर जो नाज़ी लोगों का किस तरह से वहाँ पर एक शोषण करते थे वो लोग, किस तरह से वो अपना दमन चलाते थे। तो उन्होंने, एक छोटी सी लड़की ने अपनी डायरी में वो लिखा, रोज़ की रोज़ लिखती रही वो। तो आज उसकी डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार की गई। तो उसको द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उसको प्रकाशित किया गया। आज ये एक सबके शोध का विषय बनी है डायरी, और इतिहास का एक स्रोत बनी है। तो आप भी ज़रूर डायरी लिखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपकी डायरी आज की लिखी कल के लिए आपका भी वो कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बन जाए। तो ज़रूर आप डायरी लिखने की आदत डाल दीजिए। तो डायरी लिखने में कोई कला की ज़रूरत नहीं है, कोई आर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शब्दावली या कोई ऐसे विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस भाव से आपके मस्तिष्क में विचार उठते हैं, ठीक उसी भाव से आपको डायरी लेखन करना होता है। तो ये हमारा डायरी वाला पार्ट था। अब हम चलते हैं अगले प्रकरण की ओर, जो हमारा था कार्यालय लेखन व प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हमने जिन जिन बिंदुओं को छुआ था, जिन जिन बिंदुओं को पढ़ा था, उसमें हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। टिप्पण क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, और कार्यसूची क्या होता है, कार्यवृत्त क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, परिपत्र क्या होता है। तो थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि जो हमारा जो कार्यालय लेखन होता है और प्रक्रिया, जो प्रोसेस रहता है, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको फाइलों के ढेर मिलेंगे, कागज़ मिलेंगे बहुत सारे। तो आप समझे होंगे कि इतने कागज़ों की आवश्यकता ही क्या होती है, क्योंकि जो कार्यालय का काम होता है वो कागज़ के माध्यम से ही चलता है। उसमें कार्यालय जो बिठाया गया होता है, कोई संस्था स्थापित की होती है, वो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए की जाती है। जैसे हमारा शिक्षा विभाग है तो वो शिक्षा का कार्य देखता है, इस तरह से अन्य विभाग है वो अन्य कार्य देखते हैं। तो शिक्षा विभाग में शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होने होते हैं तो उसके बारे में शिक्षा विभाग कार्य करता है और अपनी उत्तरदायित्वों को वो निभाता है। तो इस तरह से अगर हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं तो जो कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय के लिए पत्र लिखे जाते हैं, वो सब औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो उस औपचारिक पत्र, जब भी कोई पत्र सरकार के साथ या कोई विभाग के साथ पत्राचार करता है, उस जो अधिकारी उस पर टिप्पणी लिखता है, टिप्पणी अर्थात उस पत्र में क्या लिखा गया है, इसकी अनुपालना किस तरह से होगी, उसमें कौन व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व संभालेगा, उस कार्य का जो पत्र में उसके जिसका वर्णन किया गया है, उसी को हम टिप्पण कहते हैं। तो अनुस्मारक क्या होता है? अनुस्मारक एक, जब तय समय सीमा के अंदर किसी पत्र का जवाब नहीं आता है तो एक अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजा जाता है। तो उसका प्रारूप वगैरह आपने देख लेना किस तरह से लिखा जाता है, वो सारे इसमें बताए गए हैं। तो उसको अनुस्मारक कहते हैं। तो एक अर्ध सरकारी पत्र, तो इसको हम डीओ लेटर भी कहते हैं। ये डीओ लेटर क्या होता है, आप इसके बारे में कुछ आपने सुन रखा होगा। अर्ध सरकारी पत्र अगर किसी व्यक्ति विशेष या विशेष अधिकारी के लिए आपने व्यक्तिगत रूप से कोई राय मांगनी है या राय बतानी है या राय लेनी है, उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको हम डीओ लेटर या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है कार्यसूची। कार्यसूची क्या होता है? किसी भी कार्यालय या किसी भी संस्था या किसी विभाग में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं और वो कार्य तभी ठीक से कर पाएंगे जब उनका आपस में सामंजस्य बना रहेगा। और सामंजस्य बनाए रखने के लिए और अपने कार्य के निष्पादन के लिए, कार्यों को निपटाने के लिए जो कोई भी संस्था, विभाग या समिति बैठकें करती रहती है और मीटिंग्स करती रहती है
और किसी बैठक में क्या क्या तय होना है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसके लिए एक सूची तैयार की जाती है कि बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उसे हम कार्यसूची या एजेंडा कहते हैं। तो वो बैठक से पूर्व सभी लोगों में वितरित किया जाती है जिन लोगों ने बैठक में भाग लेना होता है, ताकि उन बिंदुओं पर ही विचार किया जा सके, उन बिंदुओं पर ही विचार विमर्श किया जा सकते। एक अनुशासन भी बना रहेगा और साथ में विषय का अंतर भी नहीं होगा, विषय से भटकेगी भी नहीं वो बैठक में। तो इसके लिए कार्यसूची तैयार की जाती है जो बैठक से पूर्व तैयार की जाती है। तो आगे आता है कार्यवृत्त। प्यारे बच्चों, जिस तरह से कार्यसूची बनाई जाती है ठीक उसी तरह से कार्यवृत्त भी बनाया जाता है, परंतु कार्यवृत्त में आपने अंतर समझ लेना है। कार्यवृत्त जो है मीटिंग में क्या क्या हुआ, उस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई, किन किन लोगों ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, किन किन लोगों को कौन कौन सा उत्तरदायित्व दिया गया, कौन कौन से लोग उपस्थित थे, इन सारी बातों का जब हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्यवृत्त। वो कार्यवृत्त में संचित किया, कहने मतलब कार्यसूची बैठक से पूर्व बनाई जाती है और जो कार्यवृत्त होता है वो बैठक के बाद बनाया जाता है या बैठक के दौरान भी बनाया जा सकता है। तो आगे आता है प्रेस विज्ञप्ति। जब आपने अपने विभाग या संस्था या अपने विचार को, अपने किसी भी भाव को आपने मीडिया तक पहुंचाना है, प्रेस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए एक छोटा सा नोट तैयार किया जाता है जिसमें एक संक्षेप में आप अपनी जानकारी देते हैं और लोगों तक, एक समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इन जन संचार के माध्यम से। उससे हम कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। और परिपत्र की मैं बात कर लेता हूँ। परिपत्र क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। परिपत्र एक तरह का सरकारी पत्र ही होता है जो उच्च अधिकारी अपने कनिष्ठतम अधिकारियों को एक आदेश के रूप में देता है, और जो कनिष्ठतम अधिकारी है वो उसको नोट करते हैं और उस आदेश को मानते हैं, उसके लिए उसमें अपना हस्ताक्षर करते हैं, वो उसी को हम परिपत्र कहते हैं। कहने का मतलब परिपत्र एक तरह का उच्च अधिकारी के द्वारा लिखा गया एक आदेश पत्र होता है जो कनिष्ठतम अधिकारियों को जिसकी अनुपालना करनी होती है। तो ये हमारे कार्यालय लेखन के थोड़े से बिंदु थे। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको भी समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा था स्ववृत्त लेखन। इसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्ववृत्त लेखन बायोडाटा जिसको हम कहते हैं, और किसी संस्था में, किसी विभाग में आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से आलेखों का वहाँ पर दिए जाते हैं, कौन कौन से प्रार्थना पत्र या डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो स्ववृत्त दिया जाता है। स्ववृत्त अर्थात जिसको हम कहते हैं, स्ववृत्त का मतलब रिज्यूम जिसको कहते हैं, बायोडाटा भी कहते हैं, कि उसमें आप अपनी जानकारी देते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने कौन कौन सी डिग्री या कहाँ तक शिक्षा आपने प्राप्त की, और आपकी रुचि क्या है, और साथ में आप ब्यौरा देते हैं अपने अनुभव का कि आपने और कहाँ कहाँ कार्य किया है। तो ये सारी चीज़ें स्ववृत्त में रहती है। तो आपने स्ववृत्त के बारे में आपने विस्तार से समझ लिया होगा, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको सिर्फ दे रहा हूँ। तो स्ववृत्त, फिर उसके बाद जो आवेदन पत्र होता है, आवेदन पत्र जिसको एप्लीकेशन फॉर्म हम कहते हैं। अगर किसी संस्था में आप नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें रिज्यूम के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आवेदन पत्र कहते हैं उसमें वर्णन रहता है। उसमें विभाग ने भाई कौन सी जॉब निकाली है, तो आप उसके लिए क्यों पात्र हैं, तो उसका एक वर्णन वहाँ पर दिया जाता है। तो वो आवेदन पत्र में दिया जाता है। और अपनी संस्था के प्रति आप उसमें गंभीरता दिखाते हैं, अपना आप किस तरह से कार्य करेंगे वो भी आप उसमें जताते हैं, उनका आभार जताते हैं आवेदन पत्र के माध्यम से। ये कुछ एक हमारा पाठ्य विषय थे प्यारे बच्चों जो हमने अभी तक पढ़े हैं अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक से। तो कार्यपत्रक में आप एक लिंक आप देखेंगे, उसको आपने क्लिक करके वहाँ से आपने जो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, एक प्रश्नोत्तरी खुलेगी, तो उसमें आपने सभी बिंदुओं को अंकित कर देना है, भर देना है अच्छी तरह से। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आपको समयबद्ध रूप में इसको प्रश्न का उत्तर देना है। आप बिल्कुल समय लीजिए, प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आप अपनी शैक्षणिक सामग्री पर जाइए। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन पर, सही विकल्प पर उसको अंकित कर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए, और फिर आपके अंक तो आएंगे ही, ये तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। और फिर शेयर कर लीजिए आप दोस्तों के साथ, अपने विषय अध्यापक के साथ। तो ये आज का हमारी बात थी यहाँ तक इस मूल्यांकन की। इसको मैं मूल्यांकन नहीं कहूँगा, इसको मैं पुनरावलोकन नाम इसलिए दे रहा हूँ कि इस बहाने आपका एक पुनरावलोकन हो जाएगा, आपका दोहराई हो जाएगी, और जो बातें हैं, जो बिंदु हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।
अन्यथा प्रश्न इस तरह से आपको परीक्षा में नहीं आते हैं जैसे हम इसमें दे रहे हैं, सिर्फ पुनरावलोकन के लिए है। तो परीक्षा में प्रश्न जो आता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसमें थोड़ा विस्तार देना होता है। तो आप ज़रूर इसको करें, और आगे फिर हम किसी अन्य जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।